Hello friends, today we will discuss about climate. Before we start our discussion, I put some questions in front of you and I suppose that you should answer these questions. If I ask you, why do we wear woolens in December, or why it is hot and uncomfortable in the month of May, and why it rains in June, July? These simple questions, and I suppose you should give their answers. So, when we start our lesson, we must uh, define the term climate. Here you see that climate, it refers to some total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. Here, some important terms you must remember. It refers to the sum total of weather conditions, one thing, and variation over large area for a long period of time. It is the long-term weather of that area which remains at least 30 years. So when we talk about climate, we must know about weather and weather conditions. So अगर इन जनरल हम बात करें तो क्लाइमेट वेदर का सम टोटल है एक बड़े एरिया में एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो 30 साल या उससे ज़्यादा हो सकता है। अब एक क्वेश्चन राइज होता है हमारे सामने कि वेदर क्या है, मौसम जिसको हम हिंदी में कहते हैं, मौसम क्या है। अब जब मौसम के बारे में बात करते हैं तो हम कई बार बातचीत करते हुए ऐसा ही कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है, आज बहुत ठंडी है। जब ये बातें हम कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम मौसम के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, हम वेदर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। सो वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। You must focus on these terms. जब हम कहते हैं मौसम तो उसका मतलब है स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक सरसावा जहाँ हमारा स्कूल है इसके आसपास हम जहाँ रहते हैं, हम बात करते हैं आजकल जैसे रेनी सीजन चल रहा है तो क्या हो रहा है कि सुबह बारिश हो गई, दोपहर में धूप निकल आई, शाम को किसी और तरीके के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं। सो ये जो चेंजेस आ रहे हैं आवर टू आवर कहाँ पे, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। इसे हम कहते हैं वेदर। वो चेंजेस क्यों आते हैं, सुबह बादल क्यों आ गया, दोपहर को फिर से धूप क्यों आ गई, शाम को फिर से थोड़ी ठंडक क्यों हो गई पानी बरसने के बाद, ये सब क्यों हो रहा है, ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो अगर इसको हमें देखना है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा एलिमेंट्स पे, जो वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं। द एलिमेंट्स ऑफ बोथ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, क्लाउडीनेस एंड सो मेनी थिंग्स। सो इफ वी डिफरेंशिएट climate and weather, if we want differentiate climate and weather, we must know about these two factors, area and point of time. When we say weather, it's the state of atmosphere of over an area, but ये एरिया बहुत बड़ा नहीं होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये घंटे हर घंटे बदल सकता है। बट जब हम क्लाइमेट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या कहा था, एक लार्ज एरिया में और वहाँ 30 ईयर्स या 30 ईयर्स से ज़्यादा जो वेदर कंडीशन है उनका सम टोटल जो था वो क्लाइमेट था। सो क्लाइमेट और वेदर में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ टाइम का है और एरिया का है। बाकी दोनों के एलिमेंट सेम हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, ये दोनों के एलिमेंट्स हैं, वो वेदर हो या क्लाइमेट हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है
स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, जब हम कहते हैं वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, सो एक क्वेश्चन सामने आता है कि एटमॉस्फेयर क्या है। आपने अपनी 7th की क्लास में यू मस्ट रीड अबाउट इट, ओके, इन चैप्टर एयर, है ना, वहाँ पे जो आपका चैप्टर था एयर 7th की बुक में, उसमें आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर के। सो अगर एक लेमन डेफिनेशन बनाया एटमॉस्फेयर की, सो इट इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। हवा की एक चादर है जो अर्थ को ढके हुए है। हम एक डेफिनेशन, एक कॉमन सी डेफिनेशन बनाते हैं। फिर सवाल आता है कि हवा क्या है। ओके, ब्लैंकेट ऑफ एयर, सो व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का मिक्सचर है। अब गैसेस कैसे बनी हैं? आप अगर साइंस के स्टूडेंट भी हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो आप ज़रूर जानते होंगे कि हर चीज़ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, वो सॉलिड हो, गैस हो या लिक्विड हो। सो गैस, जब हम कह रहे हैं एयर के है वो मिक्सचर है गैसेस का, सो वो भी पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। अब ये पार्टिकल्स ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पास पास हों, कहीं दूर दूर हों, ऐसा हो सकता है। इनकी डेंसिटी में चेंज आ सकता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और जब हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं तो एटमॉस्फेयर गैसेस का जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, यानी कि जो एयर का ब्लैंकेट है वो एटमॉस्फेयर है, और एयर क्या है? वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। आगे इस नॉलेज का यूज़ होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये रिमाइंड कराया है। अब वन बाय वन हम एलिमेंट्स पे बात करते हैं क्लाइमेट के, और वेदर के भी क्लाइमेट यही होंगे। टेम्परेचर एक एलिमेंट है क्लाइमेट और वेदर का। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ प्लेस। जब हम टेम्परेचर कहते हैं तो एक्चुअली वो टेम्परेचर क्या होता है? जब हम कहते हैं कि आज गर्मी है, आज ठंडी है, तो इसका मतलब होता है कि हम किस चीज़ का टेम्परेचर, किस चीज़ के टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसी प्लेस के हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बात कर रहे हैं। और वो प्लेस हॉट या कोल्ड क्यों होता है? क्योंकि वहाँ जो हवा है, जो एयर है, वो हॉट या कोल्ड होती है। यानी कि एयर ही वो चीज़ है जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है। ये टेम्परेचर आता कहाँ से है? अब बात यहाँ पे आ गई कि टेम्परेचर कहाँ से आता है अर्थ पे। जो टेम्परेचर हम फील करते हैं वो टेम्परेचर कैसे, कहाँ से आता है? सो यू मस्ट नो कि जो सन है वो एनर्जी का मेन सोर्स है हमारे। सन से जो सनलाइट्स आती हैं, सनलाइट आती है, वो हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है। सो इंसोलेशन इज द मेन सोर्स ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ। जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है उसे इंसोलेशन कहते हैं, हिंदी में उसे सूर्यातप कहते हैं। सो ये इंसोलेशन जिस एरिया में ज़्यादा आएगा उस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ कम आएगा उस एरिया में टेम्परेचर कम होगा। ये सारी चीज़ें हैं। सीजन वाइज भी ये चेंज हो सकता है, दिन और रात में चेंज हो सकता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये चेंजेस टेम्परेचर में आते रहते हैं। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है प्रेसिपिटेशन। Precipitation is water falling from atmosphere onto the earth's surface in the form of rain, in the form of snow, in the form of hail. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सामने आता है कि what is the difference between precipitation and rainfall? You must ask it. आपको ये पूछना चाहिए कि सर फिर प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में डिफरेंस क्या है? सो रेनफॉल जो है वो वाटर का वो लिक्विड फॉर्म है। यानी कि जब बारिश होती है, लिक्विड फॉर्म जो आता है, वाटर का लिक्विड फॉर्म जो अर्थ पे आता है, उसे हम रेनफॉल कहते हैं। बट अगर वो स्नो है, स्नो कैसी होती है? सॉलिड है। या हेल स्टॉर्म्स की बात करते हैं हम, तो ये जो चीज़ें हैं, यानी कि वाटर का जो सॉलिड लिक्विड जो कोई भी फॉर्म है, वो जो अर्थ पे आता है एटमॉस्फेयर से, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये भी किसी एरिया के क्लाइमेट को डिसाइड करता है कि उस एरिया का पर्टिकुलर क्लाइमेट किस तरीके का होगा। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी, एलिमेंट इज ह्यूमिडिटी।
What is humidity? Humidity is the amount of water vapor in the air. It is invisible. जो वाटर वेपर है वो अमाउंट ऑफ वाटर है इन एयर. ह्यूमिडिटी जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है इन एयर. जब हम कह रहे हैं कि आजकल हमें बहुत स्टिकी फील होता है, लाइक रेनी सीजन में आपको पसीना बहुत आता है, ये क्यों होता है? ड्यू टू द मच अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेपर इन एयर. इस समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा है. जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एयर में तो क्या हो रहा है कि एयर पहले से ह्यूमिड है, तो वो आपके शरीर से जो स्वेट निकल रहा है उसे वो सोख नहीं पाती है, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, क्योंकि वो पहले से ह्यूमिड है, उसमें पहले से वाटर वेपर मौजूद है. तो ऐसे में ह्यूमिडिटी इस टाइम पे ज़्यादा है, इसलिए हमें स्टिकी फील होता है. बट इन विंटर सीजन वी फील वी फील ड्राइनेस. ओके, हम बहुत रूखा फील करते हैं, हमारी स्किन पे रैशेस पड़ते हैं. वो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमिडिटी जो होती है वो बहुत कम होती है हवा में. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ह्यूमिडिटी को सस्टेन करने के लिए हवा के पास टेम्परेचर होना चाहिए. अगर हवा में टेम्परेचर कम है तो ह्यूमिडिटी कम होगी, क्योंकि उसकी वाटर वेपर होल्डिंग पावर एयर की कम हो जाती है. जितनी ही गर्म हवा होगी वो उतने ज़्यादा वाटर वेपर को अपने साथ रख पाएगी. सो जब ठंडियाँ होती हैं तो वो ड्राई सीज़न होता है, क्योंकि वाटर वेपर नहीं होता है एयर में. और जब अभी रेनी सीज़न है, इस टाइम पे वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा हैं और हम बहुत स्टिकी फील करते हैं. सो ये भी क्लाइमेट को डिसाइड करता है, किसी एरिया के क्लाइमेट को डिसाइड करने का ये भी एक पॉइंट होता है. इसके साथ में प्रेशर एंड विंड्स इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट. एयर प्रेशर है क्या? Air pressure is the force caused by the weight of air on the Earth's surface. As I already told you कि हवा जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है. और जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ पार्टिकल से मिलकर बनी है तो उन पार्टिकल्स का कोई ना कोई वेट होगा. सो जब हम कहते हैं एयर प्रेशर, सो एयर प्रेशर उसी एयर का वेट है जो अर्थ सरफेस पे लगता है. अगर हम सपोज करें कि अर्थ सरफेस से जो एटमॉस्फेयर है उसका अपर लेयर जो है, जो एक्सोस्फीयर है, जो सबसे बाहरी लेयर है, उस लेयर तक अगर हम एक कॉलम बनाएं और उस कॉलम को माने कि यहाँ पे एयर है इस कॉलम में, सो अगर ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, अर्थ सरफेस है, तो यहाँ पे इस कॉलम में जो भी एयर के पार्टिकल्स हैं, इनका जो भी प्रेशर क्रिएट होगा इस जगह पे अर्थ सरफेस पे, इसे हम एयर प्रेशर कहेंगे. इसके साथ में अगर आप देखेंगे कि एयर प्रेशर लो और हाई दोनों हो सकते हैं. जब हम कह रहे हैं कि एयर प्रेशर है क्या, एक्चुअली वेट ऑफ एयर है. वेट ऑफ एयर कैसे है? अगर डेंसिटी बढ़ गई पार्टिकल्स की तो प्रेशर बढ़ जाएगा. भाई अगर पार्टिकल्स पास पास हैं तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा. अगर पार्टिकल्स दूर दूर चले गए तो प्रेशर कम हो जाएगा. सो प्रेशर लो और हाई दोनों हो सकता है. लो प्रेशर अकर्स व्हेन एल्टीट्यूड इज हायर. जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर लो हो जाता है. जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं विंड का प्रेशर जो है वो लो हो जाता है. जब हम लोअर लैटिट्यूड पे आते हैं तो प्रेशर हाई होता है. एल्टीट्यूड पे आते हैं तो प्रेशर हाई होता है. एल्टीट्यूड क्या है? इसको जस्ट मान लीजिए कि हाइट. जब आप हाइट पे जा रहे होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, तो प्रेशर कम हो जाता है, और नीचे आ रहे होते हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है. इसी वजह से आपने कई बार सुना होगा कि पहाड़ों पे क्या होता है कि कुकर में हमने दाल चढ़ाई और वो दाल पकती ही नहीं है. क्यों? क्योंकि जब हम माउंटेन पे जाते हैं तो वहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है और इसकी वजह से वो इफेक्ट काम करता है. इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है. विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर. एयर और विंड में फ़र्क है. जब हम एयर कहते हैं, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेज, बट विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर. जब हम विंड कहते हैं तो वहाँ पे मूवमेंट शामिल होता है एयर का. अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है एयर में, सो वी डोंट कॉल इट विंड. तो हम उसे विंड नहीं कहेंगे, उसे हम सिर्फ एयर कहेंगे. बट जब एयर में मूवमेंट शुरू हो जाता है तो उसे हम विंड कहते हैं. सो दीज आर मेन एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर आल्सो. नाउ वी टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. Here we categorize it into two main parts, related to location and related to
एयर प्रेशर एंड विंड्स। सो अगर लोकेशन के बारे में बात करें, सो इट्स लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, रिलीफ फीचर्स, डिस्टेंस फ्रॉम सी, द हिमालयन माउंटेन। अगर इंडिया के सेंस में बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ये सारे फैक्टर्स किसी एरिया के जो क्लाइमेट है उसको डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से सरफेस एंड प्रेशर विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन और वेस्टर्न साइक्लोन्स, ये भी फैक्टर्स हैं, डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं क्लाइमेट के। अब अगर हम लैटिट्यूड पे बात करें, दैट व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेस लाइज नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड मेजर्ड बाय एन इमेजिनरी लाइन्स कॉल्ड लैटिट्यूड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। हमने कहा लैटिट्यूड इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेस लाइज नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि यहाँ पे आपको इक्वेटर दिख रही है, रेडियस जो लाइन दिख रही है इक्वेटर है। इक्वेटर की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। इस इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ में कहीं भी अगर हम डिस्टेंस लेते हैं और वो एक एंगल में होता है, एक्चुअली जब हम बात कर रहे होते हैं लैटिट्यूड की तो ये एंगुलर डिस्टेंस होता है, तो उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। वो इमेजिनरी लाइंस जो बनती है वो लैटिट्यूड होती है। कैसे? जैसे यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं हम इक्वेटर का, यहाँ से ये 30 डिग्री आपको दिख रहा है, 30 डिग्री नॉर्थ। सो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे बीच में, ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। सेम हियर, यहाँ से इस तरीके से यहाँ खींचे 15 डिग्री पे, तो आपको यहाँ जो एंगल मिलेगा वो 15 डिग्री का एंगल मिलेगा। सो एंगुलर डिस्टेंस जो होता है इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ में किसी भी प्लेस का, उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। और वो जो इमेजिनरी लाइंस बनती हैं उस एंगुलर डिस्टेंस की वजह से, उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो जनरल फिनोमेना है कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे होते हैं, नॉर्दर्न पोल या सदर्न पोल कहीं भी बढ़ रहे होते हैं, सो टेम्परेचर नॉर्मली डिक्रीज करता है। हायर लैटिट्यूड लोअर टेम्परेचर, लोअर लैटिट्यूड हायर टेम्परेचर। व्हाई इट अकर्स, हम आगे बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अर्थ की पोजीशंस। ये 4 पोजीशन हैं अर्थ की, जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन है। अपने जो ऑर्बिट है अर्थ की सन के अराउंड, उस ऑर्बिट में 4 पोजीशंस हैं। ये दिसंबर में जो पोजीशन है अर्थ की वो दिखा रहा है। एक्चुअली ये 25 दिसंबर की पोजीशन है, ये 21 जून की पोजीशन है, ये 23 मार्च की पोजीशन है एंड ये 21 सितंबर की पोजीशन है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे 21 दिसंबर की पोजीशन को अगर हम लें, सो 21 दिसंबर में आप देखेंगे कि एक तो अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट है। मतलब जैसे हम सपोज करते हैं कि अर्थ का जो पोल है वो नॉर्थ और साउथ पोल, हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि वो सीधी निडल एक बॉल में हम डाल दें, तो वैसा ऐसा नहीं है, बल्कि वो 23.5 अपने एंगुलर डिस्टेंस लेके वो टिल्ट है, उसका जो डायरेक्शन है। ऐसे में क्या है, आप इस पोजीशन पे देखें सनलाइट कहाँ आ रही है। ये एरिया जो है ये नॉर्दर्न पोल का एरिया है, ये एरिया जो है ये सदर्न पोल का एरिया है। अब मैक्सिमम लाइट किस हेमिस्फीयर में आ रही है? अगर ये स्फीयर है और हम इसको यहाँ से क्रॉस कर दें, सो हाफ ऑफ द पार्ट जो ऊपर का है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे का जो पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। ऐसे में मैक्सिमम लाइट किस एरिया में आ रहा है? सो आप देखेंगे कि ये लाइट ज़्यादातर आ रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में। देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में जो पोल एरिया है वहाँ तक लाइट आ रही है सन की, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे आप देखेंगे तो सन रेज कम आ रही हैं और नॉर्दर्न जो पोल एरिया है वो बिल्कुल डार्क में है और इस टाइम पे कभी भी वहाँ सन रेज आती ही नहीं है, यानी कि हमेशा रात ही रात होती है उस एरिया में। सो दिसंबर में इसी वजह से क्या होता है कि इंडिया में विंटर सीजन होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इंडिया की अगर पोजीशन देखेंगे, आपने 9th में पढ़ा है इंडिया साइज एंड लोकेशन, वहाँ पे आपने देखा है कि इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सो जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो दिसंबर में उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सोलर लाइट कम आ रही होती है, इस वजह से टेम्परेचर कम होता है और ठंडी होती है और क्लाइमेट उसी तरीके से डिसाइड होता है उस टाइम पे। इसी तरीके से अगर हम जून की बात करें, सो जून में आप देखेंगे कि अब जो नॉर्दर्न पोल है वो सन के पास आ गया। आप नॉर्दर्न पोल को देखिए, ये सन के तरफ झुका हुआ है और सदर्न पोल जो है वो बियॉन्ड चला गया, वो दूर चला गया है सन से।
ऐसे में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सनलाइट ज़्यादा आ रही है, सदर्न हेमिस्फेयर में सनलाइट कम आ रही है। डायरेक्ट रेज कहाँ आ रही हैं? वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ रही हैं। डायरेक्टली सन रेज आ रही हैं जो 21 जून होता है उस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस जगह पे सन रेज आ रही होती हैं, डायरेक्ट फॉल कर रही होती हैं। सो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसी तरीके से जो मार्च की पोजीशन है और जो सितंबर की पोजीशन है इस टाइम पे इक्वेटर पे डायरेक्ट जो सन रेज हैं वो फॉल कर रही होती हैं और इसलिए दोनों हेमिस्फेयर में लगभग बराबर एनर्जी रिसीव हो रही होती है सन से। सो लैटिट्यूड्स का एक इम्पैक्ट आता है। इसके साथ में जो कर्वेचर है अर्थ का, अर्थ चूंकि एक स्फीयर है इसकी वजह से इसका एक कर्वेचर है और ड्यू टू दिस कर्वेचर जब हम यहाँ से अगर मानिए कि लाइट आ रही है सो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे आपको ये पता चलेगा कि लाइट क्या है पर यूनिट एरिया में फैल जा रही है। जब वो बिल्कुल फ्रंट पे हम उसकी बात कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे बात करें अगर इस टाइम पे 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे, तो उस जगह पे तो ये डायरेक्ट रेज फॉल कर रही है। बट जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे सो एंगल क्या होगा, वो टिल्ट होता जाएगा और पर यूनिट एरिया टेम्परेचर कम आता जाएगा। तो इस वजह से भी जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड में जाते हैं हमें टेम्परेचर कम रिसीव होता है। तो ये लैटिट्यूड के इम्पैक्ट की वजह से होता है। अब यहाँ पे और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इस बात को। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया की पोजीशन ग्लोब पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के लगभग 20 से होके पास होता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इसकी वैल्यू है, 23.5 डिग्री नॉर्थ इसकी जो वैल्यू है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल 20 से पास होता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो सन की स्यूडो मूवमेंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो लाइन है 23.5 साउथ जो लैटिट्यूड है, इसी के बीच में सन की रेज ओवर द ईयर डायरेक्ट फॉल करती हैं कभी ना कभी। इससे बियॉन्ड कभी भी सन की रेज जो हैं वो डायरेक्ट फॉल नहीं करती हैं। ऐसे में यही वो एरिया है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर रिसीव होता है। इससे बियॉन्ड जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, कभी भी उससे ऊपर डायरेक्ट रेज फॉल नहीं करती हैं सन की। अब यहाँ पे एक टर्म आया कि सन की स्यूडो मूवमेंट। तो सन क्या मूवमेंट करता है? तो हम जानते हैं कि सन मूवमेंट नहीं करता है, बल्कि मूवमेंट क्या करती है? अर्थ मूवमेंट करती है। सो अगर पिछली पीपीटी में अगर मैं आपको ले जाऊं तो आप यहाँ देखेंगे कि सन के अराउंड जो अर्थ की मूवमेंट है उस मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि एक टाइम पे तो सदर्न हेमिस्फेयर में लाइट ज़्यादा आ रही है, किसी टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्ट रेज फॉल हो रही हैं, और दो ऐसी पोजीशंस हैं साल में जब उस जगह पे दोनों हेमिस्फेयर में बराबर सनलाइट आ रही है। तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो चेंजेस आते हैं तो इन्हें ही, इसी चेंजेस को हम कहते हैं स्यूडो मूवमेंट। ऐसे में सन की स्यूडो मूवमेंट। अब इस स्यूडो मूवमेंट की वजह से विंटर और समर में बिल्कुल चेंज हो जाता है सीज़न हमारे यहाँ। क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेदर कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। साथ में अगर हम कह रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है ये मैक्सिमम टेम्परेचर रिसीव करने वाला एरिया है। सो इंडिया का हाफ ऑफ द पार्ट तो पड़ता है इसी एरिया में और इसके बाद बाकी आधा पार्ट पड़ता है। सो इस एरिया को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, और इससे ऊपर जो इंडिया का पार्ट है उस एरिया को एक्चुअली हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया का आधा पार्ट तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला है और हाफ ऑफ द पार्ट जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है अपने साथ। सो इस चीज़ को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है और ये डिसाइड होता है लैटिट्यूड की वजह से। बट केवल लैटिट्यूड ही किसी एरिया के क्लाइमेट और वेदर को डिसाइड नहीं करता है, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। ये सिर्फ एक फैक्टर है, इट्स ओनली अ फैक्टर, नॉट, मतलब ये डिसाइडिंग पॉइंट नहीं हो सकता है। अब आप देखते हैं कि क्लाइमेटिक जोन्स बनते हैं बहुत सारे, किस वजह से? वो लैटिट्यूड और सन की जो
लाइट है वो जैसे फॉल करती है अर्थ पे, उस हिसाब से क्लाइमेटिक जोन्स बनते हैं अर्थ पे। यहाँ आप देख रहे हैं ये ट्रॉपिक्स हैं, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन है जो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। उसके ऊपर 23.5 नॉर्थ और साउथ के ऊपर, और 65.5 साउथ और नॉर्थ, इसको टेम्परेट रीजन कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेट जोन आता है, ये जो जोन है ये टेम्परेट जोन है। और इसके ऊपर जो जोन होता है वो पोलर जोन होता है, 66.5 से लेकर 90 तक, ये जो बिल्कुल ऊपर वाला जोन दिख रहा है ये होता है पोलर जोन। और इसी तरीके से यहाँ पे क्लाइमेट होता है। ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेट उससे कम गर्म होता है, और फिर फाइनली जो पोलर रीजन होता है वहाँ पे तो लगभग ओवर द ईयर फ्रोजन टेम्परेचर वाला मामला रहता है। तो ये सन रेज के फॉल करने की वजह से है, और जो अर्थ की कर्वेचर है, अर्थ और लैटिट्यूड का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से इस तरीके के चेंजेस आते हैं और इस तरीके के क्लाइमेटिक जोन्स बनते हैं अर्थ के ऊपर। अब आप देखेंगे कि अगर लैटिट्यूड के बारे में कुछ और फैक्ट्स की बात करें, एज लैटिट्यूड इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी डिक्रीजेज ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। In India, the Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Run of Kutch in the west of the Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belong to the tropical area, जैसे हमने बताया, और आधा पार्ट उससे ऊपर पड़ता है जिसे हम सब ट्रॉपिकल एरिया में रखते हैं, और इसी हिसाब से इंडिया का क्लाइमेट डिसाइड होता है। अब एक दूसरा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है क्लाइमेट को डिसाइड करने का, इंडिया का और या कहीं के भी क्लाइमेट को डिसाइड करने का, वो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड को जस्ट आप मानिए हाइट। जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, एल्टीट्यूड जब डिक्रीज करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एल्टीट्यूड जब इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, यानी कि इन्वर्स रिलेशन होता है टेम्परेचर और एल्टीट्यूड में। एल्टीट्यूड हाई तो टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई तो एल्टीट्यूड लो। ये एक नॉर्मल तरीके का फेनोमेना है। यहाँ आप देख रहे हैं लो लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जैसे जैसे हम जा रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ये क्यों होता है यहाँ समझने की जरूरत है। फिर से आप साइंस को थोड़ा सा याद करिए। अर्थ के भीतर एक फोर्स है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, सरफेस की तरफ। सो जब हम कहते हैं कि एयर जो है वो पार्टिकल ऑफ गैसेस के पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है और गैसेस पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, सो उन पार्टिकल्स पे भी ग्रेविटी लगती है। तो जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के पास आते हैं, लोअर लैटिट्यूड पे यानी कि एल्टीट्यूड पे आते हैं, सॉरी, यानी कि हाइट कम होती जाती है हमारी, यानी कि मीन सी लेवल से। हम पहली बात तो ये है कि किसी हाइट को हम मीन सी लेवल से मेज़र करते हैं। मीन सी लेवल क्या है? जो सी है, आप जानते हैं कि दुनिया भर के महासागर जुड़े हुए हैं, और इसलिए जब वाटर बॉडीज जुड़ी होती हैं तो उनका जो लेवल होता है वो लगभग एक जैसा होता है। थोड़े चेंजेस हो सकते हैं रीजनल, बट मोस्ट ऑफ द एरिया वो एक जैसा होता है लेवल। तो वहाँ से हम किसी भी, हर देश अपने आसपास का जो सी लेवल है उससे मेज़र करता है अपनी हाइट को। सो जब हम बात कर रहे हैं तो मेन सी लेवल पे जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर होती है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है एयर की, ड्यू टू द हायर वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी की फोर्स एयर के पार्टिकल्स को नीचे की तरफ खींचती है, और इसीलिए लोअर एल्टीट्यूड पे एयर की लेयर डेंस होती है। जब हम हायर एरिया में जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो एयर की लेयर क्या होती है? थिन होती जाती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो रही है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रही है तो पार्टिकल्स दूर दूर होते जा रहे हैं और हवा की लेयर पतली होती जा रही है। जब एयर की लेयर पतली हो रही है तो यानी कि जो सोलर रेडिएशन आ रहा है सन से, वो सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कम हो रहा है, और जब कम एब्जॉर्ब हो रहा है इसका मतलब है कि टेम्परेचर कम है। लोअर लैटिट्यूड पे एयर डेंस है तो वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रिसीव होगा, और इस वजह से वो ज़्यादा गर्म होगा। तो एक ये कॉमन सा फेनोमेना है। बट आप इसका इफेक्ट अगर देखेंगे यहीं पे, तो आप देखिए आगरा और दार्जिलिंग। आगरा और दार्जिलिंग लगभग सेम पोजीशन पे है। यहाँ पे आगरा थोड़ा सा गलत जगह पे मार्क है, इसको आप यहाँ पे देखेंगे। सो आगरा और दार्जिलिंग लगभग सेम लैटिट्यूड पे है,
बट इनके टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। आगरा का टेम्परेचर, जनवरी का टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसी टाइम पे दार्जिलिंग का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा क्यों होता है? जब लैटीट्यूड एक ही है, और हमने कहा कि लैटीट्यूड डिसाइड करता है किसी एरिया के क्लाइमेट को, तो फिर यहाँ पे चेंजेस क्यों दिख रहे हैं? टेम्परेचर दोनों जगह पे बराबर होना चाहिए था। बट ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आगरा और दार्जिलिंग के एल्टीट्यूड में डिफरेंस है। आगरा का एल्टीट्यूड मीन सी लेवल से कम है, जबकि दार्जिलिंग का एल्टीट्यूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो माउंटेनियस एरिया है, वो हिली एरिया है, और इस वजह से वहाँ एयर की लेयर पतली है, टेम्परेचर कम रिसीव होता है जो सन से आ रहा है, कम एब्जॉर्ब करती हैं हवाएं, और इसके वजह से वहाँ पे ठंडी होती है। तो कहीं भी पहाड़ों में जब हम जाते हैं तो हमें जब क्लाइमेट चेंज होता दिखता है, वेदर चेंज होता दिखता है, टेम्परेचर कम होता दिखता है, तो उसका कारण यही होता है कि वहाँ पे ये जो इफेक्ट है एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर के डिक्रीज करने का, जब एल्टीट्यूड बढ़ता है वो काम करता है। एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, एज एलिवेशन इंक्रीज द एयर गेट्स कूलर बिकॉज ऑफ द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इसी तरीके से हाईलैंड के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे तो इन जनरल हाईलैंड क्लाइमेट्स आर कूलर एंड वेटर देन नियर बाई एरियाज एट लोअर एलिवेशंस। जब कूलर होगा तो उसके साथ वेटर भी होगा, यानी कि वेट भी होगा, सूखा भी होगा। क्यों? क्योंकि हवा जब ठंडी है तो वो मॉइस्चर को होल्ड नहीं करेगी, वाटर वेपर को होल्ड नहीं करेगी, जैसे कि हमने पहले बात किया है। तो ये दोनों बातें होंगी। अगर किसी एरिया का टेम्परेचर कम है, हाइट ज़्यादा है, तो टेम्परेचर कम होगा, तो उसके साथ वो एयर ड्राई होगी। इसके अलावा अगली बात हमें करनी है प्रेशर एंड सरफेस विंड की। यहाँ पे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें याद रखना चाहिए आपको। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोन्स। यहाँ सिर्फ हम अपर प्रेशर एंड विंड्स की बात करेंगे, अपर एयर सर्कुलेशन और वेस्टर्न साइक्लोन्स की बात नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड ऑन द लैटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। किसी एरिया का जो प्रेशर है और जो विंड सिस्टम है वो एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड से डिसाइड होता है। कैसे? पिछले स्लाइड में जैसे हमने बात किया था कि जब हम हायर लैटीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है और साथ में प्रेशर भी कम होता है, क्योंकि हवाएं वहाँ पे हवा की लेयर पतली हो जाती है, तो यानी कि डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे हम लोअर लैटीट्यूड पे आते हैं डेंसिटी बढ़ जाती है। ये तो एक फेनोमेना है। दूसरा फेनोमेना ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज करता है। इनवर्स रिलेशन है प्रेशर और टेम्परेचर में। जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज़्यादा, और अगर प्रेशर ज़्यादा तो टेम्परेचर कम। यानी कि, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखिए कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, किसी हवा को गर्म करेंगे तो क्या होगा? एयर जब गर्म होगी तो उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी। हीट क्या है? एक तरीके की एनर्जी है। उसकी पार्टिकल्स को जब एनर्जी मिलेगी तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? मूवमेंट करना शुरू करेंगे और वो दूर जाना शुरू करेंगे, तो वो एयर लाइट होके अपलिफ्ट हो जाएगी, और वहाँ पे जो कूलर एरिया है, जो ठंडा एरिया है, वहाँ पे डेंस एयर है, वो उस जगह पे आ जाएगी। जो कूलर एरिया है वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है एयर की। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो प्रेशर ज़्यादा होता है एयर का। पर यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने कहा था कि माउंटेन पे जब हम जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर भी कम होता है, वो एक एक्सेप्शन है। बट नॉर्मल कंडीशन में अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि हवा गर्म होगी तो उसको एनर्जी मिलेगी, उसके पार्टिकल्स फैल जाएंगे और वो अपलिफ्ट हो जाएगी हल्की होगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल्स पास आ जाएंगे और उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। इसके साथ में इंडियन क्लाइमेट पे अगर आप बात कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कहते हैं कोरियालिस फोर्स। इस पे भी थोड़ी सी बात आज की क्लास में हम करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया का मैप। अब प्रेशर के बारे में अगर इंडिया की बात करें, और हम जब इंडिया के क्लाइमेट पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये दो आपको समर और विंटर का प्रेशर दिख रहा है जो इंडिया के क्लाइमेट को डिसाइड करता है। इन विंटर दिस एरिया होल्ड्स हायर प्रेशर। इस एरिया में प्रेशर ज़्यादा होता है विंटर में। जब समर आता है तो ये जो पूरा एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया, ये पूरा एरिया
लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इस एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप सहारनपुर में आप याद करिए कि गर्मियों में 45 और +40 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, डिग्री सेल्सियस। तो जब इतनी गर्मी होती है तो हवा गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है। इस हवा के गर्म होकर ऊपर उठने से यहाँ पे एक ब्लॉक बनता है गर्मियों में। अब जब हवा यहाँ पे ऊपर उठ गई गर्म होके, तो कहीं जहाँ पे ठंडी हवा होगी वहाँ से हवा यहाँ की तरफ चलेगी, क्योंकि एक नॉर्मल फेनोमेना है कि विंड हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो जब हम विंड के बारे में बात करते हैं, सो यहाँ पे जब हमने कहा कि लो प्रेशर हो गया, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा ये कि इस एरिया में अब क्या होगा कि इस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर कम है, सो यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी और किसी और एरिया से यहाँ पे हवा आएगी। अगले में इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं ये ग्लोब है। ग्लोब पे ये नॉर्मल कंडीशन में कुछ परमानेंट विंड्स हैं जो ओवर द ईयर इसी डायरेक्शन में चलती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड यहाँ पे जो बनी है, और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। इनकी ये नॉर्मल डायरेक्शन होती है, ये ओवर द ईयर इसी दिशा में चलती हैं। बट इन समर इंडिया का ये पार्ट हमने कहा कि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इंडियन प्लेन्स पे। सो ऐसे टाइम पे वहाँ एक ब्लॉक बनता है पूरा लो प्रेशर का, और इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आप ये भी जानें कि इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर लाइट आ रही है, सनरेज डायरेक्ट फॉल कर रही हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर कूलर है। तो यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ एयर चलती है। अब ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पे आता है कोरियालिस इफेक्ट। कोरियालिस इफेक्ट क्या है? कोरियालिस इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये एक इफेक्ट काम करता है जो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सो उसे डिफ्लेक्ट करता है राइट एंगल पे, और अगर वो ऑब्जेक्ट सदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रहा है तो उसे डाइवर्ट करता है लेफ्ट एंगल पे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हैं तो ड्यू टू कोरियालिस फोर्स हम अपने राइट एंगल पे मूव कर जाएगी हवा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो मूव करेगा, वो एयर मासेस भी हो सकती हैं, और राइट एंगल पे, यहाँ पे लेफ्ट एंगल में, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट एंगल पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट एंगल पे डाइवर्ट हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं हवाएं ड्यू टू द कोरियालिस फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ कोरियालिस फोर्स। ये कोरियालिस फोर्स क्यों लगता है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की रोटेशन की वजह से एक तरीके का फोर्स जनरेट होता है, और इसे कोरियालिस फोर्स कहते हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑब्जेक्ट को राइट एंगल पे डाइवर्ट करता है, लेफ्ट और सदर्न हेमिस्फीयर में उसके लेफ्ट एंगल पे डाइवर्ट करता है। तो इसकी ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे इससे पीछे स्लाइड में जाके अब मैं कोरियालिस इफेक्ट का इंडिया के क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसे ज़रा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हैं, अब गर्मियों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर का एरिया होता है और इधर हाई प्रेशर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ये हवाएं आती हैं इक्वेटर के पास। इक्वेटर के पास जैसे ही ये आती हैं, अब धीरे धीरे इस एरिया में गर्मी है और ये सी के ऊपर से होके फ्लो होती हैं। ये पूरा पार्ट जो है इंडियन ओशियन का पार्ट है, यहाँ से होके फ्लो हो रही हैं। जब ये इक्वेटर को पार करेंगी तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे किधर? अपने राइट एंगल पे। क्यों? क्योंकि कोरियालिस फोर्स इन पे लगना शुरू होगा। और ऐसे में ये हवाएं जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड थी किसी टाइम पे, वो इंडिया में मानसून सीजन में साउथ वेस्ट मानसूनल विंड होके इंडिया में आती हैं। और ये चूँकि लंबा एक रास्ता तय करती हैं सी के ऊपर, इसलिए इनमें मॉइस्चर काफ़ी होता है। और वो जब इंडिया में हिट करती हैं केरला के वेस्टर्न घाट पे, तो वहाँ पे वेस्टर्न घाट इसको अपलिफ्ट करते हैं और फिर बारिश शुरू होती है, इंडिया में रेनी सीजन शुरू हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन्हें आज डिस्कस करना था आपके साथ। आई सपोज कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सबको थैंक यू। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपकी क्वेरीज़ के साथ मिलेंगे।